एवरीवन, मेरा नाम है विशाल मालव और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने माइक्रोबायो की बैक्टीरियोलॉजी के अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया। अब आज एक और नए बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आज बात करेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, आज बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में। तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या करता है, ये न्यूमोनिया कोज करता है बच्चों। न्यूमोनिया कोज करता है ये, जो कि अपने क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब जो लंग्स होते हैं उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहां पे इन्फेक्शन कोज करता है, जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें निमोनिया कोज हो जाता है। बात करें इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में, इसकी मोर्फोलॉजी क्या है, बात करें इसकी मोर्फोलॉजी के बारे में, तो ये एक तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोकाई। तो ये एक तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद इसकी साइज की बात करें तो जो इसकी साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद बात करें तो ये जो होता है वो नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है, मतलब इसमें गतिहीन होता है ये, मतलब इसमें फ्लैजिला वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते, जिससे कि ये गति नहीं दर्शाता है। और नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब स्पोर का निर्माण नहीं करता है। बात करें इसकी शेप की तो ये होता है लेंसियोलेट शेप में पाया जाता है। लेंसियोलेट शेप का मतलब होता है कि लेंस की जैसे खिंची हुई इस तरह की आकृति होती है, तो उसमें पाया जाता है, लेंसियोलेट शेप में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो ये क्या होता है, एक डिप्लोकोकाई होता है। अपन ने पहले पढ़ लिया स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है, डिप्लोकोकाई क्या होता है। तो ये डिप्लोकोकाई होता है। डिप्लोकोकाई का मतलब होता है कि ये क्या होता है बच्चों, पेयर, मतलब जोड़े में प्रेजेंट होता है, पेयर में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो ये कभी कभी जो होता है ना फ्लेम शेप में भी पाया जाता है। जैसे आग होती है ना, आग ये ऐसे नीचे से तो चौड़ी होती है और ऊपर से ये सक्रिय होती जाती है, तो फ्लेम शेप में भी पाया जाता है। उसके बाद बात करें ये तो एलोंगेट होता है, एलोंगेटेड होता है, मतलब दीर्घ अवताकार होता है इस शेप में। उसके बाद बात करें इसकी अगली स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये जो होता है ये क्या करता है, बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव देता है। मतलब जब बाइल को अपन सोल्यूबल करेंगे तो जो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव देता है। बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव देगा। उसके बाद बात करें तो इसमें जो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, तो कैप्सूल जो पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में, तो एक कैप्सूल की पहचान के लिए इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, इंडिया इंक प्रिपरेशन की जाती है। मतलब स्लाइड बनाएंगे और इसको स्टैंड करके इंडिया इंक प्रिपरेशन तैयार करेंगे, जिससे इसकी कैप्सूल की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। प्रिपरेशन की जाती है, इंडिया इंक प्रिपरेशन करते हैं, जिससे इसकी क्या होती है बच्चों, कैप्सूल की पहचान होती है। अब बात करें इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो जो बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हो गया, समझ में आ गया ना। जो मोर्फोलॉजी होती है तो उसमें जो ये होता है, क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, साइज इसकी 1 माइक्रोमीटर होती है। नॉन मोटाइल होता है, मतलब गति नहीं दर्शाता है। नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनका निर्माण नहीं करता है। उसके अलावा लेंसुलेट शेप में पाया जाता है। डिप्लोकोकाई होता है, इस वजह से ये पेयर में जोड़े में पाया जाता है। फ्लेम शेप में पाया जाता है। एलोंगेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा कोने से खींचा हुआ होता है। बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होता है, जब इसकी कॉलोनी को बाइल में घोला जाता है तो ये घुलनशील होता है, मतलब उसमें अच्छी तरह से घुल जाता है। बात करें इसकी कैप्सूल की, तो इसके कैप्सूल का पता लगाने के लिए इंडिया इंक प्रिपरेशन की जाती है। तो ये तो होगी इसकी मोर्फोलॉजी।
अब बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है वो न्यूमोनिया कोज करता है। अब बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो पहली बात, जब इसका कल्चर लगाते हैं हम तो उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो टेम्परेचर चाहिए इसके कल्चर के लिए वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए बच्चों। और अगर रेंज की बात करें कितनी रेंज तक लगा सकते हैं या कितनी रेंज तक होता है, तो वो होता है इसका 25 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करें इसकी पीएच की, तो इसकी पीएच जो होती है नॉर्मल वो 7.8 होती है। अब बात करें इसकी रेंज की, तो ये रेंज 6.5 से बात करें इसकी रेंज की, तो ये 6.5 से 8.3 तक होती है। ये होगी इसकी पीएच। जब इसका कल्चर लगाते हैं तो अपन को अगर ग्रोथ कम दिखाई देती है तो 5 से 10% जब CO2 डाल देते हैं, तो 5 से 10% CO2 डालकर जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, कल्चर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जिसकी रेंज होती है 25 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच जो होती है वो 7.8 होती है, और 5 से 10% CO2 डालकर इसकी ग्रोथ को अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रुक जाओ, एक पॉइंट और रह गया। तो ये जो होते हैं वो एरोब्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए इनको। एरोब्स मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, और फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब। तो फैकल्टेटिव एनारोब क्या होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस कोई जरूरी मायने नहीं रखती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और एरोब्स होते हैं। तो ये तो इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब बात करेंगे कि अगर ब्लड अगार पे जब कॉलोनी ग्रो कराते हैं तो क्या होता है, और लिक्विड मीडिया पे जब अपन कॉलोनी ग्रो कराते हैं तो क्या होता है। तो पहला आता है अपना ऑन ब्लड अगार। ब्लड कैरेक्टरिस्टिक्स में जब कल्चर लगाते हैं तो ब्लड अगार पे क्या होता है। तो जब ब्लड अगार पे कॉलोनी लगाते हैं तो कॉलोनी लगा ली हमने। अब जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड 18 आवर हो गया, तो 18 आवर के इंक्यूबेशन के बाद 18 आवर के इंक्यूबेशन के बाद इसकी कॉलोनी जो होती है वो डोम शेप्ड दिखाई देती है। डोम मतलब गुंबदाकार हो जाती है। डोम शेप्ड की कॉलोनी दिखाई देगी, और साइज जो होती है वो साइज रिड्यूस हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। 0.5 से 1 mm इसकी साइज हो जाती है। डोम शेप्ड मतलब गुंबद जैसा बन जाता है कॉलोनी में। अब अगर ये तो 18 आवर का इंक्यूबेशन, अगर अपन प्रोलोंग्ड मतलब लंबे समय तक अगर इंक्यूबेट करें कॉलोनी को, तो प्रोलोंग्ड इंक्यूबेशन के बाद जो कॉलोनी होती है वो सेंट्रल अम्बोनेशन हो जाती है। मतलब जो कॉलोनी होती है कल्चर प्लेट पे, तो उसकी कॉलोनी जो होती है वो बीच में से उभरी हुई दिखाई देती है। तो ये सेंट्रल अम्बोनेशन हो गया। अब बात करें इसके, अगला है लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया पे जब कॉलोनी लगाते हैं या ग्रो कराते हैं तो क्या होता है, तो जो लिक्विड मीडिया होता है तो ग्लूकोज ब्रोथ होते हैं, जो अपनी ग्लूकोज ब्रोथ होती है। तो जिसमें ग्लूकोज ब्रोथ में जो टर्बिडिटी दिखाई देती है, तो ग्लूकोज ब्रोथ की तरह ही जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की कॉलोनी होती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी शो करती है। मतलब जब लिक्विड मीडिया में
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की कॉलोनी को लगाएंगे तो क्या होता है बच्चों, टर्बिडिटी दिखाई देती है अपन को, लिक्विड मीडियम में टर्बिडिटी शो होगी। तो ये तो होगी इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ब्लड अगार पे कॉलोनी लगाते हैं तो 18 आवर्स के बाद डोम शेप्ड की हो जाएगी। और जब लंबे समय तक कर दिया उसको, लंबे समय तक लगा दिया, इंक्यूबेट कर दिया, तो सेंट्रल जो होता है उसका फूला हुआ दिखाई देगा। बात करें लिक्विड मीडिया की, तो लिक्विड मीडिया में इसकी कॉलोनी जो ग्लूकोज ब्रोथ के जैसे ही टर्बिडिटी दिखाएगी, मतलब टर्बिडिटी दिखाई देगी अपन को। अब बात करें इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में कि इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है, तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बात करते हैं इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन में ये क्या करती है, सबसे पहले जो ऑक्सीडेज और कैटेलेज, ऑक्सीडेज और कैटेलेज तो नेगेटिव देती है। उसके बाद जो बायोसोल्युबिलिटी टेस्ट होता है वो पॉजिटिव देती है, ऑक्सीडेज और कैटेलेज नेगेटिव देती है बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद ये क्या करती है, जो शुगर होती है उसको फर्मेंट करेगी, मतलब किण्वन हो जाएगा शुगर का, जिससे क्या होता है बच्चों, एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जो शुगर को फर्मेंट करती है, जिससे शुगर फर्मेंट होती है, जिससे क्या होता है बच्चों, एसिड प्रोड्यूस होता है अपना। और ऑक्सीडेज और कैटेलेज नेगेटिव देती है। तो ये तो होगी इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जो शुगर टेस्ट के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो इसके लिए हिस सीरम शुगर टेस्ट लगाया जाता है, जिससे पता किया जाता है कि शुगर फर्मेंटेशन के लिए इस सीरम शुगर टेस्ट लगाया जाता है। ये क्या करती है, शुगर जो होती है अपनी उसमें कल्चर में, तो उसको फर्मेंट कर देती है, जिससे क्या होता है, कॉलोनी में एसिड प्रोड्यूस होता है। अब बात करें इसकी बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट की, तो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट, अब मिटा दूं इसको, तो अब बात करेंगे इसकी अगले बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट कि बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो ये लिख दिया बाइल सोल्युबिलिटी, बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो जब बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट अपन लगाते क्यों है, तो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जो न्यूमोकोकस होते हैं अपने, या न्यूमोकोकाई होते हैं, तो न्यूमोकोकाई या न्यूमोकोकस को अदर जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो अदर स्ट्रेप्टोकोकस से अलग करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए तो जो न्यूमोकोकस को अदर स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं या अदर स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनसे अलग करने के लिए या उनसे पहचान करने के लिए बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट लगाया जाता है। ये बाइल सोल्यूबल होता है, जब अगर इसको बाइल के मिक्सचर में अपन डालेंगे या मिक्स करेंगे तो जो ये होता है ना, घुल जाता है। तो ये बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव देता है या बाइल सोल्यूबल होता है। बाइल सोल्यूबल होता है जब इसमें 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट मिलाते हैं। जब इसकी एक लूपफुल कॉलोनी लेते हैं अपन और उसमें जब 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट मिलाते हैं, 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट मिलाते हैं, तो मिलाने के पश्चात जो कॉलोनी होती है उनका क्या हो जाता है बच्चों, कॉलोनी का लाइसिस मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। तो जब अपन अगर ये तो क्या बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट अदर स्ट्रेप्टोकोकाई से अलग करने के लिए लगाते हैं, बाइल सोल्यूबल होता है। 10% जब इसकी कॉलोनी में 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट मिलाएंगे, कॉलोनी ले ली, 10% सोडियम डीऑक्सीकोलेट डाला उसमें, तो जो कॉलोनी होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वो क्या होती है बच्चों, टूटना शुरू हो जाती है। तो टूटेगी, जिससे क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर दिखाई देता है।
तो ये हो गया इसका बायोसोल्युबिलिटी टेस्ट। अब बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस के बारे में। बात करेंगे इसके रेसिस्टेंस के बारे में कि ये किस किस रेसिस्ट शो करती है। तो ये हो गया इसका रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, तो जो ये होती है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर अपन ने कर दिया 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या होता है बच्चों 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब 15 मिनट में इसकी कॉलोनी को या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके अलावा जो अपनी एंटीसेप्टिक्स होती है कॉमन, जो अपन यूज में लेते हैं एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक से भी ये क्या करती है बच्चों, सेंसिटिव होती है। बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस की, तो उसमें ये एंटीसेप्टिक से भी रेसिस्टेंस शो करता है। एंटीसेप्टिक से क्या करता है बच्चों, रेसिस्टेंस शो करता है, रेसिस्टेंस शो करता है। और ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया काफी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है बिल्कुल, तो डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है, काफी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है। और एंटीसेप्टिक से रेसिस्टेंस शो करता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको 15 मिनट में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये क्या करता है, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं इसके लिए, ऑप्टोचिन। तो जो ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी से, ऑप्टोचिन जो होती है इसकी सेंसिटिविटी के लिए ऑप्टोचिन का यूज किया जाता है। तो जो ऑप्टोचिन होती है तो उससे भी क्या करता है बच्चों, ये सेंसिटिव शो करता है, सेंसिटिविटी शो करता है। तो ये तो हो गया इसका रेसिस्टेंस, जिसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट में किल कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक से रेसिस्टेंस शो करता है। उसके बाद काफी डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब बिल्कुल नाजुक होता है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। और ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी शो करता है। बात करें इसके एलडी मतलब लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, तो इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, तो वही लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कॉमन पॉइंट है, इसकी बात करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, बात करें इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो स्पेसिमेन लेंगे। तो स्पेसिमेन के लिए, स्पेसिमेन लिया तो स्पेसिमेन के लिए वही स्पुटम भी ले सकते हैं, या फिर सीएसएफ में अगर इन्फेक्शन हो गया तो सीएसएफ भी ले सकते हैं। उसके अलावा कल्चर के लिए ब्लड भी लिया जा सकता है, ब्लड फॉर कल्चर, जब कल्चर लगाना हो तो उसके लिए ब्लड का भी यूज किया जा सकता है। तो ये तो हो गया स्पेसिमेन। अब बात करें कलेक्शन की, तो इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो कलेक्शन के लिए कंटेनर्स का यूज किया जाता है। तो स्टेराइल कंटेनर का यूज किया जाता है। स्टेराइल का मतलब होता है कि वो संक्रमित नहीं हो, मतलब पूरा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, जिसमें 1% भी संक्रमण ना हो। तो स्टेराइल कंटेनर्स का यूज किया जाता है। स्टेराइल कंटेनर्स का यूज भी किया जाता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का सैंपल लिया जाता है। अगर सैंपल को फिर सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद उसका हाथों लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाना चाहिए। और अगर जब लेट हो रहे हो तो इसमें क्या होता है, इसको फ्रिज में नहीं रखा जाता है। बता देता हूं आपको, फ्रिज में नहीं रखा जाता है। लेट हो रहे हो तो फ्रिज में नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट इसका टेस्ट किया जाता है। लेट हो रहे हैं तो इसको फ्रिज में नहीं रखा जाता, इसको 37 डिग्री टेम्परेचर पर ही रखा जाता है। तो ये तो हो गया इसका कलेक्शन। बात करें इसकी माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोपी में वही ग्राम स्टेनिंग करेंगे। माइक्रोस्कोपी के लिए ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जो कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे, जिसमें अपन को क्या होता है बच्चों, डिप्लोकोकाई जो होते हैं,
डिप्लोकोकाई दिखाई देते हैं, जो कि क्या होते हैं बच्चों, पेयर्स में पाए जाते हैं, तो डिप्लोकोकाई दिखाई देते हैं। ये तो इसकी माइक्रोस्कोपी। जब इसका कल्चर लगाते हैं तो ग्राम स्टेनिंग करते हैं, माइक्रोस्कोपी के लिए डिप्लोकोकाई दिखाई देते हैं। जब कल्चर लगाएंगे तो वही अगर ब्लड अगार पे लगाते हैं, ब्लड अगार पे लगाएंगे तो ब्लड अगार पे लगाते हैं कल्चर, और कल्चर की जो ग्रोथ होती है उसको 5 से 10% CO2 द्वारा भी, CO2 डालकर बढ़ा सकते हैं ग्रोथ को। तो जो ब्लड अगार पे 5 से 10% CO2 डालकर इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है कल्चर को। अब बात करते हैं, कल्चर हो गया, बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर मेथड की। मॉलिक्यूलर मेथड की, तो मॉलिक्यूलर मेथड के लिए लगाते हैं अपन पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर मेथड के लिए पीसीआर यूज में लेते हैं। तो ये तो गया इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जिसमें स्पेसिमेन में स्पुटम, CSF और कल्चर के लिए ब्लड लेते हैं। कलेक्शन में स्टेराइल कंटेनर का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जिसमें हमको डिप्लोकोकाई दिखाई देते हैं, जो कि पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कल्चर में वही ब्लड अगार यूज में लिया जाता है, जिसमें 5 से 10% CO2 डालकर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मेथड में पीसीआर यूज में लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो देखकर बताना कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।